ये गलती से शुरू हुआ था या तुर्की अधिकारी यही दिखाना चाहते थे? 20 अक्टूबर 2022 को धुंधली फुटेज में दिखा कि राइजे तटीय शहर से एक रॉकेट लॉन्च हुआ जो काला सागर के ऊपर तेजी से उड़ता गया। तुर्की रॉकेट क्लब के लिए ये नया नहीं था, पर इस बार कुछ अलग था। थोड़ी देर बाद तुर्की अधिकारियों ने पुष्टि की कि क्या हुआ। देश ने हाल ही में टाइफून बैलिस्टिक मिसाइल का पहला सार्वजनिक परीक्षण किया। आज हम इसके बारे में जानेंगे, जो मिसाइल अचानक कहीं से भी आ सकती है। अब मिसाइल का अनावरण आमतौर पर एक सावधानीपूर्वक तैयार किया गया प्रचार का हिस्सा होता है, जिसमें एक देश को थोड़ा घमंड करने का मौका मिलता है कि उनके दुश्मन निश्चित रूप से सतर्क होकर ध्यान दे रहे हैं। रूस, चीन या उत्तर कोरिया में नेशनल डे परेड के बारे में सोचिए, जहां विशालकाय मिसाइलों को सड़कों पर सबके देखने के लिए घुमाया जाता है। ये वाकई एक संदेश देता है ना? अन्य मामलों में यह किसी घोषित परीक्षण लॉन्च, डिफेंस एक्सपो, एयर शो या सावधानीपूर्वक बनाए गए वीडियो के माध्यम से हो सकता है, जो राष्ट्रवादी जोश से भरे होते हैं। उत्तर कोरिया अपने खास अंदाज के लिए मशहूर है, जिसमें किम जोंग उन मोबाइल कमांड पोस्ट से लॉन्च देखते हैं, मानो डॉक्टर ईविल की नकल कर रहे हों। टाइफून का अनावरण इनमें से कोई भी नहीं था। पूरे मामले को तुरंत आकस्मिक अनावरण बताया गया। हाँ, यह मानना मुश्किल है कि इतनी उच्च सैन्य परीक्षण लॉन्चिंग में आसानी से घुसपैठ हो सकती है, लेकिन इससे भी अजीब चीजें हो चुकी हैं। लॉन्च के बारे में आप जो भी कहना चाहें, ये बहुत जल्दी तुर्की के बढ़ते रक्षा उद्योग में सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले हथियारों में से एक बन गया। रिपोर्ट्स के अनुसार मिसाइल ने 560 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय कर सिनोप के पास काला सागर में गिरी। इससे वह तुर्की की सबसे लंबी दूरी की सार्वजनिक रूप से परीक्षण बैलिस्टिक मिसाइल बन गई। पहले तुर्की की घरेलू मिसाइलें अधिकतर छोटी दूरी की थीं, लेकिन टाइफून से लगा कि अब देश अपनी क्षमताएं बढ़ा रहा है। आज का एपिसोड सर्फशार्क द्वारा प्रायोजित है। अधिकतर लोग बिना सोचे सार्वजनिक वाईफाई इस्तेमाल करते हैं। आप एयरपोर्ट में हैं, होटल में हैं, कैफे में हैं, कहीं भी हो, आपका फोन कनेक्ट हो जाता है और आप अपने दिन के साथ आगे बढ़ जाते हैं। समस्या ये है कि उन नेटवर्क्स में से कई ज्यादा सुरक्षित नहीं होते, जिसका मतलब है कि आपकी व्यक्तिगत जानकारी और ब्राउजिंग गतिविधि आपकी सोच से ज्यादा उजागर हो सकती है। मैं सर्फशार्क का इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि ये साइबर सुरक्षा कंपनी मेरे ऑनलाइन जीवन की सुरक्षा करती है। सिर्फ वीपीएन नहीं, बल्कि अपनी इंटरनेट कनेक्शन, व्यक्तिगत जानकारी और सभी डिवाइस को एक जगह सुरक्षित रखें। अक्सर लोग नहीं जानते कि ऑनलाइन ब्राउजिंग या शॉपिंग करते समय आपकी बहुत सी जानकारी जुटाई जाती है। हर सर्च, क्लिक और विजिट से डिजिटल फुटप्रिंट बनता है। सर्फशार्क आपकी ऑनलाइन गतिविधियों की ट्रैकिंग को मुश्किल बना देता है, और इसमें एड ब्लॉकिंग फीचर्स हैं जो बहुत सी ट्रैकिंग कम करते हैं। ये ऐप इस्तेमाल करने में बेहद आसान है और एक अकाउंट से अनलिमिटेड डिवाइसेस कवर हो जाती हैं। तो आप सिर्फ एक लैपटॉप या फोन ही नहीं, बल्कि पूरे घर को सुरक्षित कर रहे हैं। सर्फशार्क वीपीएन के लिए भुगतान करें, हर ऑनलाइन गतिविधि सुरक्षित करें। surfshark.com/mega पर जाएं या चेकआउट पर कोड मेगा इस्तेमाल करें और 4 महीने अतिरिक्त पाएं। इसमें 30 दिन की मनी बैक गारंटी है, तो आप बिना जोखिम इसे आजमा सकते हैं। अब लौटते हैं आज के एपिसोड पर। क्षेत्रीय प्रतिद्वंदिताएं। तो तुर्की अपने मिसाइल कार्यक्रम को विकसित करने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? इसका जवाब है ऐतिहासिक क्षेत्रीय प्रतिद्वंदिताएं और भविष्य को लेकर अनिश्चितता का मिश्रण। तुर्की के पास साम्राज्य निर्माण की विरासत है, लेकिन वर्तमान में यह एक युवा राष्ट्र है और कई देशों व जातियों पर अंकारा नजर रखता है। उसके चरम पर उस्मानिया साम्राज्य एक ऐसी ताकत था जिसे हल्के में नहीं लिया जा सकता था, लेकिन उसका पतन एक लंबी और खिंची हुई प्रक्रिया थी, जो आखिरकार तब पूरी तरह ढह गई जब उसने प्रथम विश्व युद्ध में सेंट्रल पावर्स का साथ दिया। और खैर, वे हार गए, है ना? 1922 तक सुल्तानत किसी तरह चली। ये वो दौर था जब नई तुर्की गणराज्य को अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ा। उस्मानिया साम्राज्य ने 17वीं सदी के अंत में अपना सबसे बड़ा विस्तार किया था, जब वो लगभग 52 लाख वर्ग किलोमीटर यानी लगभग 20 लाख वर्ग मील में फैला था, जिसमें दक्षिण पूर्वी यूरोप, मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका और काकेशस के हिस्से थे। आधुनिक तुर्की लगभग 7,83,000 वर्ग किलोमीटर, करीब 3,02,300 वर्ग मील क्षेत्रफल में फैला है। अगर आप इसका हिसाब लगाएं, तो ये 85% की गिरावट है, जो गौरव से पतन का उदाहरण है। तुर्की ने अपनी जमीन गंवा दी
और प्रथम विश्व युद्ध में हारकर मित्र देशों ने साम्राज्य के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। 1453 में इस्तांबुल विजय के बाद मित्र सेनाओं ने पहली बार उस्मानी राजधानी पर कब्जा किया। अचानक उस्मानी शासन में जीवन बिताने वालों का सदियों पुराना गुस्सा उभर आया। रूसी व उस्मानी साम्राज्यों के पतन के बाद अर्मेनियाई नेताओं ने पूर्वी अनातोलिया को अपनी ऐतिहासिक मातृभूमि बताते हुए उस क्षेत्र की मांग की। सेवरस संधि के अनुसार अर्मेनिया को काला सागर तक पहुंच और पूर्वी अनातोलिया का बड़ा हिस्सा मिलता। ब्रिटेन, फ्रांस और इटली तुर्की को पूरी तरह खत्म नहीं करना चाहते थे, लेकिन इस क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते थे, है ना? इस समय उस्मानी साम्राज्य की जमीनें लगभग खत्म हो गई थीं और डर था कि प्रतिद्वंदी उसे पूरी तरह निगल सकते हैं। हालांकि प्रथम विश्व युद्ध में उस्मानी साम्राज्य द्वारा किए गए नरसंहार में लगभग 15 लाख आर्मेनियाई मारे गए और उनके पास बदला लेने का कारण था असली खतरा यूनान था। विजयी मित्र राष्ट्रों द्वारा प्रोत्साहित किए जाने पर यूनान ने स्मिर्ना शहर में, जो अब इज़मिर कहलाता है, अपनी सेना उतारी, इस उम्मीद में कि वो पश्चिमी अनातोलिया के उन इलाकों पर कब्जा कर सके जहां बड़ी संख्या में यूनानी लोग रहते थे। इसके बाद एक भयंकर संघर्ष शुरू हुआ, जो जल्दी ही दोनों देशों के भविष्य की लड़ाई में बदल गया। मुस्तफा कमाल अतातुर्क के नेतृत्व में तुर्की सेनाओं ने यूनानियों को तट की ओर पीछे धकेला। यह युद्ध सितंबर 1922 में स्मिर्ना पर फिर से कब्जा और यूनानी अभियान के पतन के साथ समाप्त हुआ। कई लाख नागरिक को विस्थापित होना पड़ा। दोनों पक्षों द्वारा अत्याचार किए गए और इस संघर्ष ने क्षेत्र को स्थायी रूप से बदल दिया। 1923 में लॉजेन संधि से आधुनिक तुर्की की सीमाएं बनी और करीब 15 लाख अनातोलियन यूनानी व 5 लाख यूनान के मुसलमानों का अनिवार्य जनसंख्या विनिमय हुआ। लेकिन 100 साल बाद, अब जब दोनों देश नाटो में है, तो शायद उन्होंने मतभेद भुला दिए होंगे, है ना? आधिकारिक रूप से हाँ, लेकिन अनौपचारिक रूप से नहीं। 1974 में साइप्रस में एक ग्रीक प्रायोजित तख्तापलट हुआ, जिसमें साइप्रस नेशनल गार्ड और EOKAB, एक ग्रीक साइप्रस अर्धसैनिक संगठन ने राष्ट्रपति आर्चबिशप मकारियोस III को हटा दिया और निकोस साप्सन को सत्ता में बैठाया गया, जो एथेंस का कठपुतली था, अगर कभी कोई रहा हो। इसका मकसद सीधा था और जितना स्पष्ट हो सकता था उतना ही था। इनोस एक पुरानी विचारधारा है जो ग्रीस के बाहर ग्रीकों को उनकी मातृभूमि से जोड़ने की मांग करती है। तुर्की और तुर्की साइप्रियोट्स के पास भी तकसीम शब्द था, जिसका वही मतलब था, लेकिन ये ओटोमन भूमि के एकीकरण पर लागू होता था। 1960 में साइप्रस को स्वतंत्रता मिली, लेकिन न इनोस मिला न तकसीम, बल्कि अस्पष्ट मध्यस्थता से कोई पक्ष संतुष्ट नहीं हुआ। 14 साल बाद ग्रीस ने 1974 के तख्तापलट से समस्या सुलझाने की कोशिश की, लेकिन 5 दिन में तुर्की ने हमला कर दिया। शुरू में तुर्की ने साइप्रस की सिर्फ 3% जमीन पर कब्जा किया, लेकिन ग्रीस में नागरिक सरकार आने के बाद तुर्की ने साइप्रस के 37% भूमि क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया। अगस्त 1974 में दोनों पक्षों के बीच युद्ध विराम घोषित किया गया और एक बफर जोन, जिसे ग्रीन लाइन भी कहा जाता है, स्थापित किया गया, जो आज भी साइप्रस को विभाजित करता है। 1974 से ही समुद्री सीमा व हवाई क्षेत्र को लेकर ग्रीस और तुर्की में विवाद जारी है। 1987 में एशियन सागर में तेल खोज अधिकारों पर यह बढ़ गया। दोनों पक्षों ने ताकत दिखाई और सेनाएं तैनात की गईं। फिर कूटनीतिक हस्तक्षेप से तनाव कम हुआ। 1996 में दोनों देशों के बीच एक छोटे से चट्टानी द्वीप को लेकर, जिसका लगभग कोई महत्व नहीं था, जिसे ग्रीस वाले इमीरा और तुर्क लोग कार्डक कहते हैं, एक तरह का बचकाना झगड़ा हुआ। यह तब शुरू हुआ जब एक तुर्की जहाज फंस गया और उसे ग्रीक नाव ने तुर्की बंदरगाह तक पहुंचाया। ग्रीक कप्तान ने बचाव शुल्क के कागजात दिए, लेकिन तुर्की कप्तान ने कहा वह शुरू से तुर्की जल क्षेत्र में था, इसलिए शुल्क नहीं देना चाहिए। संप्रभुता को लेकर थोड़ी बहस हुई, लेकिन 1 महीने बाद जब दोनों देशों की मीडिया ने इस खबर को उठाया तो मामला सच में तूल पकड़ गया। पहले ग्रीकों का एक समूह द्वीप पर गया और उसने ग्रीक झंडा फहराया। फिर तुर्कों के एक समूह ने भी तुर्की झंडा फहराया। फिर ग्रीक नौसेना गश्ती नौका इंटोयो के सदस्य किनारे गए और तुर्की झंडा उतार दिया। पूरा घटनाक्रम काफी हास्यास्पद था, लेकिन दोनों देशों ने एक बार फिर अपनी सेनाओं को अलर्ट पर रखा और आमने सामने आ गए। सच ये है कि दोनों सरकारें तब कमजोर और अलोकप्रिय थीं, इसलिए इस द्वीप पर राजनीतिक दिखावा कर अपने देश में राष्ट्रवादी अंक बटोरना चाहती थीं।
और 2020 तक ऐसी घटनाएं होती रहीं, जब तुर्की ने विवादित जल क्षेत्र में अनुसंधान पोत ओरुच रईस को तैनात किया। यूनानियों ने नौसेना भेजी, जिसे तुर्की जहाजों ने पीछा किया, और 12 अगस्त को ग्रीक फ्रिगेट लिम्नोस और तुर्की फ्रिगेट टीसीजी केमल रईस की टक्कर हो गई। स्पष्ट रूप से दोनों पक्षों ने एक दूसरे को दोषी ठहराया और थोड़े समय के लिए ऐसा लगा जैसे असली संघर्ष छिड़ने वाला है, लेकिन फिर समझदारी से काम लिया गया। आज दोनों देश सौहार्दपूर्ण हैं, लेकिन सच कहें तो शायद आंख के बदले आंख वाली बहस फिर शुरू हो सकती है। विडंबना यह है कि ये लगभग पूरी तरह नेताओं द्वारा निर्देशित लगता है। 1999 और 2023 के विनाशकारी भूकंपों में बचाव दलों ने सीमा पार काम किया, तब ये मायने नहीं रखता था कि आप ग्रीक हैं या तुर्की। अगर आपको मदद चाहिए थी तो जरूर मिलती, चाहे उनका बैज कोई भी हो। अब हम क्षेत्रीय शिकायतों पर बाद में वापस आएंगे, लेकिन चलिए पहले टाइफून पर और नजर डालते हैं, जिसका मतलब आप शायद समझ सकते हैं कि अंग्रेजी में टाइफून ही होता है। टाइफून एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे तुर्की की रॉकेटसान कंपनी ने बनाया है। इसे एक मोबाइल प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जाता है। इसमें ठोस ईंधन का इस्तेमाल होता है और ये अपने लक्ष्य की ओर बैलिस्टिक उड़ान पथ का अनुसरण करती है, यानी मिसाइल उड़ान के शुरुआती चरणों में संचालित होती है और फिर वातावरण में तेज गति से एक चाप में आगे बढ़ती है। तुर्की की आधिकारिक जानकारी सीमित है, पर कुछ विवरण ज्ञात हैं। रॉकेटसान के अनुसार स्टैंडर्ड टाइफून मिसाइल लगभग 6.5 मीटर या 21 फीट लंबी है। इसका वजन लगभग 2.5 टन है और इसका व्यास 610 मिलीमीटर या 24 इंच है। कंपनी का दावा है कि यह मिसाइल विभिन्न प्रकार के वारहेड्स ले जा सकती है, जिनमें हाई एक्सप्लोसिव और फ्रेगमेंटेशन पेलोड शामिल है। और तुर्की स्रोतों ने यह भी बताया है कि इस सिस्टम में एंटी जैमिंग क्षमताएं और सैटेलाइट असिस्टेड गाइडेंस शामिल है, जो सटीकता बढ़ाने के लिए डिजाइन की गई हैं। टाइफून की असली चर्चा उसकी दूरी को लेकर है, न कि आकार या मोटाई को लेकर। तुर्की आधिकारिक रूप से मिसाइल की रेंज 280 की मीली या 174 मील से अधिक बताता है, जो थोड़ा अस्पष्ट, लेकिन यही इसकी खासियत है। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम के तहत देश 300 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली मिसाइलें निर्यात करते समय अधिक सतर्क रहते हैं। सटीक संख्या बताने से बचकर तुर्की व्याख्या के लिए जगह छोड़ देता है और साथ ही लंबी दूरी की मिसाइलों से पैदा होने वाली कुछ राजनयिक जटिलताओं से भी बच जाता है। लेकिन हमें खुद को इस बात को लेकर धोखा नहीं देना चाहिए कि टाइफून असल में क्या है। तुर्की अधिकारियों और रक्षा विश्लेषकों के मुताबिक इस मिसाइल ने 2022 में पहली सार्वजनिक लॉन्चिंग में करीब 561 किलोमीटर की दूरी तय की थी। यह तुर्की की पहले की घरेलू रूप से निर्मित मिसाइलों की तुलना में एक बड़ा छलांग था, खासकर बोरा मिसाइल के मुकाबले, जिसके बारे में आम तौर पर माना जाता था कि उसकी रेंज लगभग 280 किलोमीटर या 174 मील है। अगर आप तुर्की और उसके पड़ोसी देशों का नक्शा देखें और तुर्की की सीमा से 561 किलोमीटर की परिधि बनाएं, तो आप देखेंगे कि टाइफून कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण स्थानों को निशाना बना सकता है। मान लीजिए काल्पनिक रूप से ग्रीस के साथ हालात और भी खराब हो गए। सिद्धांत रूप में तुर्क लोग टाइफून मिसाइलों को तट तक ले जा सकते हैं, उन्हें पूर्व की ओर घुमा सकते हैं और आसानी से एथेंस को निशाना बना सकते हैं। असल में अगर हालात जंग तक पहुंचते हैं तो ग्रीस का ज्यादातर मुख्य भूभाग इसमें शामिल हो जाएगा। लेकिन अधिकतर विश्लेषकों मानते हैं कि टाइफून केवल क्षेत्रीय ताकत बढ़ाने के लिए नहीं बना था। हाल के वर्षों में तुर्की हथियार उद्योग में बड़ा खिलाड़ी बना है और टाइफून संभावित खरीदारों के लिए आकर्षक विकल्प हो सकता है। पीकेके विद्रोह। ग्रीस भले ही लंबे समय से तुर्की का मुख्य क्षेत्रीय प्रतिद्वंदी रहा हो, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द और खर्च किसी दूसरे लंबे संघर्ष ने दिया है और वही उन वजहों में से एक रहा है जिनके चलते तुर्की वैश्विक मंच पर एक प्रमुख हथियार आपूर्तिकर्ता बनकर उभरा। 1978 में अब्दुल्ला ओजलान नाम के एक व्यक्ति ने कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी बनाई, जिसे पीकेके के नाम से बेहतर जाना जाता है। इसका मकसद था कुर्दों को ज्यादा स्वायत्तता और आखिरकार स्वतंत्र कुर्द राज्य। समस्या यह है कि कुर्द लोग दक्षिण पूर्वी तुर्की, उत्तर पश्चिमी ईरान, उत्तरी इराक और उत्तर पूर्वी सीरिया में फैले हैं। ये इलाका कुर्दों द्वारा कुर्दिस्तान कहलाता है, लेकिन कोई देश इसे औपचारिक मान्यता नहीं देता। हम इस पर पूरा वीडियो बना सकते हैं, ये इस चैनल पर नहीं होगा। विषय पर बने रहने के लिए हम इसे संक्षिप्त रखेंगे। कुर्द एक स्वदेशी ईरानी जातीय समूह है, जिनकी संख्या लगभग 30 से 45 मिलियन के बीच है, जिन्हें ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रखा गया है।
सताया गया है, हिंसक रूप से दबाया गया है और जबरन आत्मसात किया गया है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद उनकी मदद के बदले कुर्दों को उनके अपने देश का वादा किया गया था, लेकिन फिर लॉज़ेन की संधि ने उनके साथ विश्वासघात किया और उनकी कथित मातृभूमि को टुकड़ों में बांटकर कई देशों में विभाजित कर दिया। आप समझ सकते हैं कि कुर्द नाराज क्यों हैं। इसी कारण ओजालान ने पीकेके बनाई ताकि उन देशों से लड़कर एक सच्चा कुर्दिस्तान बनाया जा सके। इराक में इसका सामना सद्दाम हुसैन की क्रूरता से हुआ, खासकर 16 मार्च 1988 को हलाब्जा नरसंहार में, जब इराकी सेना ने हलाब्जा शहर में हजारों कुर्दों पर गैस हमला किया, जिसमें 3000 से 5000 लोगों की मौत हो गई। लेकिन ये तो बस एक हिस्सा था। 1989 के अनफाल अभियान में करीब 4000 गांव नष्ट हुए और 1 लाख से ज्यादा कुर्दों की इराकी सैनिकों ने हत्या की। ये एक अकल्पनीय भयावहता थी। सद्दाम के ऐसे देश से भिड़ने और हारने के बाद उत्तरी इराक की नो फ्लाई जोन ने कुर्दिस्तान के पहले हिस्से के उभरने का रास्ता बनाया। लेकिन तुर्की में भी हालात बेहद खूनी रहे हैं। आप जितना पीछे जाना चाहें जा सकते हैं और आपको अत्याचार और गहरी नफरत मिलेगी। 1930 के दशक में तुर्की ने विद्रोहों के चलते कुर्दों पर कई नरसंहार किए। 1937 और 1938 में डरसम क्षेत्र में हुए खूनी प्रतिशोधों के कारण तुर्की के प्रधानमंत्री रेचेप तैयप एर्दोआन को अंततः 14,000 कुर्दों की हत्या के लिए औपचारिक माफी मांगनी पड़ी। हालांकि कुर्द खुद इस संख्या को 40,000 के करीब मानते हैं। 1970 के दशक में विरोध दबाने के लिए मनमानी गिरफ्तारियां, फांसी, बल प्रयोग और यातना हुई। अक्सर खबरें आती थीं कि तुर्की सैनिक मारे गए कुर्दों के पास हथियार रखकर उनकी हत्या को जायज ठहराते थे। पीकेके ने 1984 में देश में विद्रोह शुरू किया और उसके लड़ाके तुर्की के पहाड़ी दक्षिण पूर्व में सक्रिय रहे। शुरुआती चरणों में लड़ाई स्थानीय स्तर पर सीमित थी और आमतौर पर इसमें सुरक्षा बल शामिल होते थे। लेकिन 1990 के दशक में संगठन ने आत्मघाती हमलावरों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिनमें अक्सर महिलाएं होती थीं। वे सैन्य व पुलिस ठिकानों पर घात लगाकर हमला करते थे। अब जब आम नागरिकों को निशाना बनाया जाने लगा, तो तुर्की के लिए पीकेके को एक विद्रोही संगठन के बजाय एक आतंकवादी संगठन के रूप में लेबल करना कहीं आसान हो गया। आने वाले दशकों में इस संघर्ष में हजारों सैनिक, पुलिस, पीकेके उग्रवादी और आम नागरिक मारे गए। इससे तुर्की सेना पर दबाव रहा और उसकी सीमाओं से दूर हमले की क्षमता की कमजोरियां सामने आईं। हवाई शक्ति प्रभावी थी, पर महंगी, मौसम पर निर्भर और कूटनीतिक कारणों से सीमित थी। इस विद्रोह, या जिसे तुर्की खुला आतंकवाद कहता था, ने वो सबक और मजबूत किया जो तुर्की के नीति निर्माता शीत युद्ध से सीखते आ रहे हैं। विदेशी सैन्य आपूर्ति पर निर्भरता जोखिमपूर्ण है। हथियारों पर प्रतिबंध, निर्यात सीमाएं और राजनीतिक मतभेद तुर्की की हथियार प्रणालियों तक पहुंच को सीमित करते हैं। इसलिए सरकार ने घरेलू रक्षा उत्पादन को अब सिर्फ आर्थिक अवसर नहीं, बल्कि पीकेके गतिविधियों के चलते राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरत मानना शुरू किया। शीत युद्ध के अधिकांश समय और 1990 के दशक तक तुर्की हथियारों की आपूर्ति के लिए भारी रूप से विदेशी देशों, खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के कुछ हिस्सों पर निर्भर था। उसकी सेना बड़ी थी, लेकिन उसका अधिकांश उपकरण विदेशों से आता था। असल में आप और भी पीछे जाकर यही पैटर्न देख सकते हैं। 1922 में तुर्की गणराज्य बनने पर वो पतनशील था, पर उसने हाल ही में अपनी सीमाएं तय करने के लिए अहम सैन्य जीत भी पाई थी। जैसा कि हमने बताया, यूनानियों को पीछे धकेल दिया गया था, जबकि आर्मेनिया पर उस आक्रमण के दौरान पूरी तरह कब्जा कर लिया गया था, जिसने मूल रूप से देश को तुर्की और बोल्शेविक रूस के बीच बांट दिया था। दक्षिणी अनातोलिया में प्रथम विश्व युद्ध के बाद फ्रांसीसी सेनाओं ने सिलिसिया के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था, जो कि मित्र देशों की उस योजना का हिस्सा था जिसके तहत ओटोमन साम्राज्य को बांटना था। फ्रांसीसी सैनिकों को आर्मेनियाई दस्तों का समर्थन मिला, लेकिन उन्हें तुर्की राष्ट्रवादियों की बढ़ती बगावत का सामना करना पड़ा। ये तुर्की पश्चिम की यूनानियों वाली बड़ी लड़ाई नहीं थी। फ्रांस के साथ संघर्ष छापामार युद्ध, घेराबंदी और स्थानीय विद्रोहों तक सीमित था। माराश, उर्फा और अंतेब जैसे शहर जबरदस्त प्रतिरोध के केंद्र बन गए, जहां तुर्की बलों ने धीरे धीरे कब्जे को और अधिक महंगा बना दिया। 1921 में फ्रांस मुस्तफा कमाल की सरकार से अंकारा समझौते पर हस्ताक्षर कर क्षेत्र छोड़ दिया। तो जहां एक ओर तुर्की पहले की तुलना में एक कमजोर शक्ति बन चुका था, वहीं उसमें राष्ट्रवादी जोश भी भरपूर था। स्वतंत्रता संग्राम के बाद तुर्की की प्राथमिकता अत्याधुनिक हथियार हासिल करने के बजाय देश का पुनर्निर्माण करना था, और उसे एक ऐसी सेना विरासत में मिली थी जो जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ब्रिटेन और फ्रांस से प्राप्त
पुराने ऑटोमन युग के उपकरणों के मिश्रण से लैस थी। 1920 और 30 के दशक में तुर्की के पास उन्नत हथियार बनाने की क्षमता नहीं थी। इसके बजाय अंकारा ने विविधीकरण की नीति अपनाई और कई यूरोपीय देशों से विमान, तोपें, राइफलें और वाहन खरीदे। उद्देश्य सीधा था, किसी एक विदेशी शक्ति पर अत्यधिक निर्भर होने से बचना और साथ ही युवा गणराज्य की सशस्त्र सेनाओं का धीरे धीरे आधुनिकीकरण करना। जैसे ही एक खास चीखने चिल्लाने वाला एडोल्फ ने 1930 के दशक में अपना नाम बनाना शुरू किया, तुर्की ने सैन्य खर्च को तेज कर दिया। लेकिन इसका कारण यह नहीं था कि वो लड़ाई करने का इरादा रखता था। युद्ध के खतरे के बीच देश ने तटस्थता बनाए रखी, लेकिन सरकार जानती थी कि इसे सक्षम सैन्य शक्ति से ही टिकाया जा सकता है। तुर्की अलग अलग जगहों से खरीदने में हिचकता नहीं था। उसने ब्रिटिश हॉकर हरिकेन फाइटर, जर्मन सैन्य उपकरण और फ्रांसीसी तोपें खरीदी। युद्ध के दौरान देश पर पक्ष चुनने का दबाव था, पर उसने आखिरी चरण तक तटस्थ रहा और फिर अचानक मित्र देशों में शामिल हो गया, और वे इन मामलों में चालाक थे। युद्ध की शुरुआत में जर्मनी ने उपकरण दिए और आर्थिक संबंध बनाए रखे, पर बाद में ब्रिटेन व अमेरिका ने तुर्की को मित्र देशों के साथ रखने के लिए सैन्य सहायता बढ़ाई। तो जब आखिरकार शांति आई, तुर्की अपेक्षाकृत बिना किसी बड़ी क्षति के उभरा और उसके पास एक बड़ी स्थायी सेना थी, जिसमें कह सकते हैं दुनिया भर से प्राप्त हथियारों का एक अनोखा मिश्रण था। युद्ध के तुरंत बाद एक और बड़ा फैसला लेना था, पश्चिमी देशों के साथ जुड़ना या सोवियत संघ के साथ, जो पहले से ही तुर्की की सीमाओं पर दस्तक दे रहा था। अमेरिका ने खतरा देख तुर्की में भारी पैसा लगाया। 1947 का ट्रूमैन सिद्धांत, ग्रीस और तुर्की को सैन्य आर्थिक सहायता देकर पूर्वी भूमध्य सागर में सोवियत प्रभाव रोकने का प्रयास था। 1952 में तुर्की नेटो में शामिल हुआ और दशकों तक पश्चिमी सैन्य सहायता पाने वाले बड़े देशों में रहा। फिर भी तुर्की के सामने जो समस्या लगातार बनी रही, वह ये थी कि वे हमेशा सैन्य उपकरण खरीद रहे थे या उन्हें दिए जा रहे थे। ये जरूरी नहीं कि बुरी बात हो, लेकिन इस दौरान तुर्की की रक्षा उद्योग सीमित ही रही, और अगर सच कहें तो ये बहुत ही विनम्र शब्दों में कहा गया है। 1988 में तुर्की रक्षा औद्योगिक कार्यकारी समिति ने रॉकेट और मिसाइलों के डिजाइन, विकास व निर्माण हेतु अग्रणी संस्था रॉकेटसन स्थापित की। शुरुआती साल धीमे थे और चीनी लाइसेंस के तहत उत्पादन पर निर्भर थे, जिसमें WS एक मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम पहला बड़ा इजाफा था। इस समझौते से रॉकेटसन को आर्टिलरी रॉकेट बनाने का अनुभव मिला और तुर्की इंजीनियरों को रॉकेट मोटर, वारहेड एकीकरण व बड़े पैमाने पर निर्माण में प्रशिक्षण मिला। 1990 के दशक की शुरुआत में तुर्की सिर्फ रॉकेट आर्टिलरी पर केंद्रित था, गाइडेड मिसाइलों पर नहीं, लेकिन वह पूरे दशक में धीरे धीरे बदलता गया। देश को औद्योगिक क्षमता विकसित कर उत्पादन सुविधाएं बनानी और ऐसी कार्यबल तैयार करनी थी जो तुर्की की दीर्घकालिक रक्षा महत्वाकांक्षाओं का समर्थन करे। जैसा कहते हैं, दौड़ने से पहले चलना चाहिए। इसलिए तुर्की ने समझदारी से ठोस ईंधन रॉकेट तकनीक में महारत हासिल करने पर ध्यान केंद्रित किया। यह क्षेत्र अंततः देश के मिसाइल उद्योग की आधारशिलाओं में से एक बन गया, लेकिन इसमें समय लगता। इसलिए तुर्की को तुरंत खुद को मजबूत करने के लिए विदेश से खरीदारी करनी पड़ी। मार्च 1992 में तुर्की ने अमेरिकी विदेशी सैन्य बिक्री यानी FMS ढांचे के तहत 80 जनरल डायनेमिक्स F-16 फाइटिंग फॉल्कन विमान खरीदे, जिनमें F-16C सिंगल सीट और F-16D 2 सीट वेरिएंट थे। लेकिन पर्दे के पीछे कुछ रचनात्मक वित्तीय व्यवस्था भी थी। तुर्की ने ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के दौरान गठबंधन सेनाओं को इराक पर हमले शुरू करने के लिए तुर्की के ठिकानों का इस्तेमाल करने की अनुमति दी थी। तुर्की क्षेत्र से होकर गुजरने वाली इराकी तेल पाइपलाइन को बंद कर दिया था और उत्तरी इराक में युद्ध के बाद के अभियानों का समर्थन किया था। उनके समर्थन के कारण तुर्की को इराकी व्यापार और ऊर्जा से होने वाली आमदनी खोकर भारी आर्थिक नुकसान हुआ। तो धन्यवाद बनता था, लेकिन वॉशिंगटन ने पूरी लागत नहीं दी। खाड़ी के देशों जैसे सऊदी अरब, कुवैत और UAE ने तुर्की के समर्थन के बदले इस खरीद में वित्तीय मदद की। इस कहानी के लिहाज से जो सबसे अहम बात थी वो ये कि सारे विमान असल में तुर्की में ही बनाए गए थे। तुर्की कंपनियों ने विमानों को असेंबल किया, पुर्जे बनाए, सिस्टम्स जोड़े और इंजीनियरिंग अनुभव हासिल किया, जिससे बाद में देशी ड्रोन, हेलीकॉप्टर, फाइटर और मिसाइल कार्यक्रमों में मदद मिली। आगे और सौदे भी होने थे। 1990 के दशक में तुर्की ने इजराइल के साथ मजबूत रक्षा संबंध बनाए, जिससे F-4E फैंटम 2020 के आधुनिकीकरण और F-5 ट्रेनर्स के उन्नयन
इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, टोही सिस्टम्स और M60 टैंकों का आधुनिकीकरण हुआ। 1990 के दशक में तुर्की ने अमेरिका से बड़ी संख्या में अधिशेष कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर और 2000 के शुरुआती वर्षों में जर्मनी से 200 से ज्यादा लेपर्ड 2A4 टैंक खरीदे। लेकिन 2007 में घोषित एक बड़े सौदे के साथ चीजें बदल गईं, जो था T-129 अटैक हेलीकॉप्टर प्रोग्राम। इटली के AA-129 मंगुस्ता पर आधारित इस परियोजना को अगस्ता वेस्टलैंड के साथ साझेदारी में तुर्की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा मुख्य रूप से तुर्की में निर्मित करने के लिए डिजाइन किया गया था। अगर F-16 सौदा एक शुरुआत था, तो ये आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और बड़ा कदम था। इससे तुर्की इंजीनियरों को जटिल आधुनिक हथियार प्रणाली डिजाइन, एकीकृत परीक्षण और उत्पादन का अनुभव मिला, बजाय बाजार से खरीदने के। इसका मतलब था कि अंकारा को निर्यात प्रतिबंधों और लाइसेंसिंग समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा, जो तुर्की की योजनाओं को जटिल बनाती थीं। तुर्की सरकार के लिए सबक स्पष्ट था। रणनीतिक स्वतंत्रता के लिए देश को अपने हथियार खुद डिजाइन और बनाना जरूरी था। अगले दशक में यह विचार पूरे रक्षा क्षेत्र में फैला और ड्रोन, बख्तरबंद वाहन, नौसैनिक प्रणालियों व मिसाइल कार्यक्रमों में निवेश बढ़ा। टाइफून मिसाइल भी उसी आत्मनिर्भरता की सोच से सामने आई थी। टाइफून अकेले में विकसित नहीं हुई, बल्कि यह तुर्की द्वारा देश में ही निर्मित मिसाइल प्रणालियों के पूरे परिवार को विकसित करने के एक बड़े प्रयास का हिस्सा रही है, जिनकी रेंज और क्षमता लगातार बढ़ती जा रही है। ये समझने के लिए कि टाइफून कहां से आई, हमें यिल्दिरिम यानी थंडरबोल्ट तक वापस जाना होगा। शीत युद्ध और उसके बाद तुर्की ने हथियार तो खरीदे, लेकिन उन्नत रॉकेटरी और मिसाइलें पाना उसके लिए हमेशा मुश्किल रहा। 1990 के दशक में देश ने अमेरिकी 270 MLRS आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम का अपना संस्करण विकसित करने का लाइसेंस लेने की कोशिश की थी, लेकिन अनुरोध अस्वीकार हो गया। तो जब आपको असली अमेरिकी सामान नहीं मिल सकता, तो आप किसकी ओर रुख करते हैं? हाँ, आप चीन की ओर रुख करते हैं, है ना? दोनों देश पहले से साथ काम कर रहे थे, लेकिन 1997 में प्रोजेक्ट कास्सर के तहत तुर्की ने चीनी WS-1A और WS-1B रॉकेट्स के लाइसेंस शुदा उत्पादन के लिए अनुबंध किया। एक साल बाद J600T थंडरबोल्ट पहली बार सामने आया। इसका वजन 2 टन से थोड़ा ज्यादा, लंबाई 6.1 मीटर, करीब 20 फीट और व्यास 600 मिलीमीटर, 23.6 इंच था। यह सामान्यतः 480 किलो, लगभग 1000 पाउंड वारहेड लेता था और इसकी रेंज 150 किमी थी, 93 मील थी। तब से इसमें 2 अपग्रेड हुए हैं, जिससे इसकी रेंज 900 किलोमीटर यानी करीब 560 मील से अधिक हो गई है। थंडरबोल्ट तुर्की के लिए जरूरी था, क्योंकि PKK के हमले बढ़ रहे थे और वे अपने पारंपरिक इलाकों से काफी दूर तक वार कर रहे थे। ये कम लागत और कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल थी, जिसे देश में जल्दी बनाकर मोर्चे पर भेजा जा सकता था। माना जाता है कि करीब 100 बनाई गई थीं, लेकिन जल्द ही इन्हें अपग्रेड करना पड़ा। 2010 के दशक में बोरा कार्यक्रम तुर्की की आधुनिक कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों की दिशा में अगला बड़ा कदम बना। रॉकेटसान द्वारा विकसित बोरा को एक सामरिक युद्ध क्षेत्र हथियार के रूप में डिजाइन किया गया था, जो लगभग 280 किलोमीटर या 170 मील की दूरी पर लक्ष्यों पर उच्च सटीकता के साथ हमला करने में सक्षम है। ये चीनी B611 पर आधारित था और रिपोर्ट्स के अनुसार तुर्की ने अपना संस्करण बनाने के लिए करीब $300 मिलियन दिए थे। बोरा का वजन 2.5 टन था, इसकी लंबाई 8 मीटर थी और इसका व्यास 610 मिलीमीटर या 24 इंच था। इसे मोबाइल लॉन्चर पर लगाया गया। इसमें बड़ा उच्च विस्फोटक वारहेड था और इसका लक्ष्य कमांड सेंटर्स, एयर डिफेंस साइट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर व सैन्य ठिकाने नष्ट करना था। बोरा का युद्ध में काफी इस्तेमाल हुआ। 25 मई 2019 को तुर्की ने घोषणा की कि उत्तरी इराक के कंदिल पर्वतों में PKK के एक लक्ष्य पर बोरा मिसाइल दागी गई थी। कंदिल क्षेत्र साधारण युद्ध क्षेत्र नहीं, बल्कि पहाड़ी, घाटियों और गहरे कैनिनों वाला इलाका है, जहां किसी को ढूंढना बेहद मुश्किल है। और शायद यही वजह है कि 1990 के दशक से यह क्षेत्र PKK के मुख्य गढ़ों में से एक रहा है। बोरा के आने से पहले तुर्की के पास दूर स्थित PKK ठिकानों को निशाना बनाने के सीमित विकल्प थे और हर विकल्प की अपनी सीमाएं थीं। जमीनी अभियान? नहीं, उसे भूल जाइए। कंदील पहाड़ियां एक गुरिल्ला सेना के लिए सपनों जैसी रक्षात्मक स्थिति थीं और वहां पर होने वाले नुकसान की मात्रा शायद बेहद भारी हो सकती थी। तोपखाना सस्ता और ताकतवर था, लेकिन दूरी के कारण कंदील क्षेत्र को निशाना बनाना संभव नहीं था।
ऐसे में सिर्फ हवाई हमले विकल्प बचते थे, लेकिन मौसम और विमान रोधी हथियारों के कारण इसमें भी जोखिम था और ये उतना भरोसेमंद नहीं था जितना लगता है। लक्ष्य आसानी से बच निकल सकते थे जब विमान पास आ रहे होते थे। बोरा ने तुर्की को कुछ ऐसा दिया जो उसके पास पहले कभी नहीं था, एक सटीक हमला करने की क्षमता जो उत्तरी इराक के अंदर या किसी भी अन्य जगह पर कुछ ही मिनटों में वार कर सकती थी। एक बार निर्देशांक पहचान लिए जाने के बाद लॉन्च को जल्दी से तैनात किया जा सकता था, मिसाइल दागी जा सकती थी और वहां से इसकी गति मैक 5 हो जाती थी। गति लगभग 6125 किलोमीटर प्रति घंटा या करीब 3800 मील प्रति घंटा का मतलब था कि किसी के भी समय रहते रास्ते से हटने की बहुत कम उम्मीद थी, क्योंकि ये वाकई में बहुत जबरदस्त तेज है। लेकिन थंडरबोल्ट से इसे इतना बेहतर बनाने वाली चीज इसकी सटीकता थी। तुर्की का दावा है कि बोरा की सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी या सीईपी 10 मीटर से भी कम थी, यानी सांख्यिकीय रूप से सभी मिसाइलों में से आधी बिल्कुल सही निर्देशांक से 10 मीटर के भीतर गिरेंगी। थंडरबोल्ट हिट एंड होप बैटलफील्ड स्लेज हैमर जैसा था, जबकि बोरा सैकड़ों मील दूर पीकेके कमांड सेंटर को भी निशाना बना सकता था और बोरा पीकेके के लिए एक मनोवैज्ञानिक झटका साबित हुआ। संगठन पहले ही मुश्किल में था। तुर्की के दबाव ने पीकेके को तुर्की से बाहर कर सीरिया और इराक में धकेल दिया था। इसका मतलब था तुर्की की जमीनी सेना की जरूरत कम थी, जिससे सरकार की लोकप्रियता बढ़ी। बोरा मिसाइल, ड्रोन, सैटेलाइट और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस के साथ प्रैक स्ट्राइक रणनीति ज्यादा घातक और सटीक हो सकती थी। बोरा तुर्की के लिए यह साबित करने का भी तरीका था कि वो घरेलू स्तर पर एक दमदार बैलिस्टिक मिसाइल बना सकता है और उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेच सकता है। इंडोनेशिया नवंबर 2022 में जकार्ता में इंडो डिफेंस एक्सपो के दौरान बोरा के निर्यात नाम कान के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश बना। किसी भी देश ने आधिकारिक रूप से वित्तीय जानकारी जारी नहीं की है, लेकिन आमतौर पर माना जाता है कि इसकी लागत कई $100 मिलियन रही होगी। पहला बैच 2025 में पहुंचा, जबकि दूसरा बैच 2026 में आने की उम्मीद है। अब इंडोनेशियाई लोग अपनी मिसाइल का नाम ITBM 600 रख चुके हैं और ये सिर्फ एक हथियार बिक्री से कहीं ज्यादा था। पिछले 5-6 वर्षों में तुर्की ने ड्रोन का अच्छा व्यापार किया, लेकिन कंदिल तुर्की की पहली विदेश में बेची गई स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल थी और ये वाकई बहुत बहुत बड़ी बात थी। तेजी से उभरता हुआ हथियार व्यापारी सालों तक खरीदारी और मुफ्त चीजें लेने के बाद तुर्की दुनिया के सबसे तेज बढ़ते हथियार निर्माताओं में शामिल हो गया है। तुर्की के ड्रोन ने सीरिया, लीबिया, नगोर्नो कराबाख और यूक्रेन जैसे संघर्षों में अंतर्राष्ट्रीय ध्यान और बदनामी पाई है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की मार्च 2025 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार तुर्की के हथियार निर्यात में 2015 से 2019 की तुलना में 2020 से 2024 के बीच 103% की बढ़ोतरी हुई है। उसी अवधि में तुर्की का वैश्विक हथियार निर्यात में हिस्सा 1.7% रहा, जिससे वो दुनिया का 11वां सबसे बड़ा निर्यातक बन गया, जो कि उसी संस्थान के अनुसार प्रमुख हथियारों के 25 सबसे बड़े निर्यातकों में शामिल है। तुर्की खुद को अब एक ऐसे देश के रूप में पेश कर रहा है जो सैन्य तकनीक के लिए विदेशी शक्तियों पर निर्भर नहीं रहना चाहता। ये बात अन्य देशों को पसंद नहीं आई। नाटो ने पिछले दशक में तुर्की की रक्षा महत्वाकांक्षाओं पर नजर रखी है। ये देश गठबंधन का एक महत्वपूर्ण सदस्य है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसने हमेशा सहयोग किया है। पहले तुर्की पश्चिमी हथियारों के लिए अधिक भुगतान करता था, अपने ठिकाने अभियानों के लिए देता था और जिनसे उससे दूरी बनाने की अपेक्षा की जाती थी उनसे दूरी बनाता था। लेकिन आजकल यह एक नया तुर्की है। 2017 में तुर्की ने रूसी S-400 लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली के लिए लगभग $2.5 अरब का समझौता किया, जो आप समझ सकते हैं वॉशिंगटन, लंदन, पेरिस, मतलब आप कोई भी चुन लें, में बिल्कुल पसंद नहीं किया गया। तुर्की अमेरिकी पैट्रियट सिस्टम चाहता था, लेकिन कीमत, तकनीकी हस्तांतरण और स्थानीय उत्पादन पर विवाद के कारण उसने अमेरिका को ठेंगा दिखाकर उसी एक देश की ओर रुख किया जिसके बारे में वह जानता था कि वह अमेरिका को सबसे ज्यादा भड़काएगा। अब एक नाटो देश की रक्षा रूसी डिजाइन की वायु रक्षा प्रणालियां कर रही हैं। यह बिल्कुल भी अच्छी छवि नहीं है, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि तुर्की सरकार को इसकी परवाह थी। यहां तक कि जब अमेरिका ने घोषणा की कि तुर्की को F-35 कार्यक्रम से हटा दिया गया है और बाद में यह भी कहा कि वे रूस के रक्षा क्षेत्र के साथ लेन देन के लिए तुर्की की रक्षा खरीद प्राधिकरण पर प्रतिबंध लगाएंगे, तब भी तुर्की की तरफ से आम तौर पर बेपरवाही दिखाई गई और सब कुछ आगे बढ़ गया।
तुर्की ने सीरिया में अपने अभियानों से हलचल मचा दी, जिसमें आईएसआईएस पर बमबारी की गई और उसी को बहाना बनाकर साथ ही पीकेके के बचे खुचे तत्वों पर भी हमला किया गया। 2019 के हमले के बाद कुछ यूरोपीय देशों ने तुर्की को हथियार निर्यात पर अस्थायी रोक लगाई, लेकिन इससे तुर्की के इरादे और मजबूत हुए। उसे ऐसे स्वदेशी रक्षा उद्योग की जरूरत थी जो अपनी सेनाओं को हथियार देकर विदेशी सरकारों पर निर्भरता खत्म करे, क्योंकि वे संबंध बिगड़ने पर हथियारों में देरी या रोक लगा सकती हैं। अब वो दोनों पक्षों से अपनी जरूरतें हासिल करने वाला चतुर खिलाड़ी बनने को तैयार था। लेकिन उसने रूस यूक्रेन दोनों से व्यापार किया, जिससे दोनों नाराज हुए। वो नाटो में भी रहा और दुश्मन देश से हथियार खरीदकर ग्रीस, फ्रांस, स्वीडन आदि को भी नाराज करता रहा। 2022 में टाइफून के परीक्षण के बाद राष्ट्रपति एर्दोआन ने कहा कि हमने अपनी मिसाइलें बनाना शुरू कर दी हैं, जिससे ग्रीक लोग डर रहे हैं। टाइफून का नाम सुनते ही ग्रीक डर जाते हैं, कहते हैं ये एथेंस पर हमला करेगा। बिल्कुल, यह उस पर हमला करेगा। उद्धरण समाप्त। ये अब एक नया और साहसी तुर्की है और जाहिर है ये जो चाहेगा वही करेगा। टाइफून 2.0। पिछले कुछ वर्षों में तुर्की रक्षा प्रदर्शनियों में बड़े महत्वाकांक्षी मिसाइल प्रोजेक्ट सामने आए हैं। सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वालों में से एक था सांक, जो एक और बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, जिसे बताया जाता है कि टाइफून से भी ज्यादा रेंज के लिए डिजाइन किया गया है। सांक के बारे में अभी कम जानकारी है, पर तुर्की अधिकारियों और मीडिया का कहना है कि इसकी मिसाइल 2000 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक जा सकती है। ये 1240 मील है। अगर ये सच है तो तुर्की वाकई बिग बॉय मिसाइल क्लब के शीर्ष स्तर पर पहुंच जाएगा। अप्रैल 2026 में तुर्की ने राष्ट्रपति एर्दोआन की एक फोटो जारी की, जिसमें वे मिसाइलों के सामने खड़े थे, जिन पर उनके नाम लिखे थे। सबसे बड़ी मिसाइल सैंक थी, जिसका नाम नहीं था, लेकिन पूरा मामला उतना ही साफ था। जैसे कि एर्दोआन की तस्वीर चश्मा पहने, मुंह में सिगरेट दबाए, बीच की उंगली दिखाते हुए और एक टी शर्ट पहने जिसमें लिखा हो फक ग्रीस और फक पीकेके। और सैंक नाम का मतलब तुर्की भाषा में वास्तव में युद्ध या लड़ाई होता है। अगर किसी को भी इस बात पर कोई शक था कि तुर्की ऐसे हथियार क्यों चाहता है। टाइफून की बात करें तो उसे भी टाइफून ब्लॉक 4 के साथ एक बड़ा हाइपरसोनिक अपग्रेड मिला है। 2025 में इस्तांबुल IDEF डिफेंस एग्जीबिशन में इसे पहली बार दिखाया गया, जहां इसके आकार ने सबका ध्यान खींचा। मूल टाइफून की तुलना में ब्लॉक 4 काफी विशाल दिखता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मिसाइल की लंबाई लगभग 10 मीटर यानी करीब 32 फीट थी और इसका वजन लगभग 8 टन था। यह पहले के वर्शन से काफी बड़ा था, जबकि उसका वजन सिर्फ 1/3 था। वृद्धि इतनी अधिक थी कि कई लोगों ने इसे टाइफून नाम की एक नई मिसाइल माना, न कि सिर्फ साधारण अपग्रेड। हम यहां पूरी तरह से अटकलें लगा रहे हैं, लेकिन संभवतः इसकी रेंज ज्यादा है, वारहेड भारी है, या इसमें और अधिक उन्नत गाइडेंस और फ्लाइट सिस्टम है, या शायद इन तीनों को एक में समेट दिया गया हो ताकि एथेंस को थोड़ी और चिंता हो। इसकी रेंज कम से कम 1000 किलोमीटर और कुछ के अनुसार 3000 किलोमीटर तक हो सकती है, वो भी मैक 10 की स्पीड पर। यह लगभग 12000 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी करीब 7600 मील प्रति घंटा। देखिए, हमें ध्यान रखना होगा कि इनमें से कुछ बातें सिर्फ दिखावे के लिए भी हो सकती हैं, ताकि क्षमताओं को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा सके, लेकिन सच कहें तो हमें असलियत का पता नहीं है। हम जानते हैं कि आधुनिक तुर्की आ चुका है और उससे फर्क नहीं पड़ता कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं या किस क्लब के सदस्य हैं। टाइफून सदियों से चली आ रही उस बदलाव की पराकाष्ठा है, जिसमें एक ऐसा देश जो विदेशी हथियारों पर निर्भर था, अब अपनी खुद की हथियारों को डिजाइन करने, बनाने और निर्यात करने में सक्षम होता जा रहा है। अब तुर्की पूरी तरह हथियारों से लैस है और सही दाम पर शायद आपको अपना बढ़ता हथियार कैटलॉग भी दिखा दे। कैटलॉग के लिए धन्यवाद।